फ्रांस के बाद 2 दिन के अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी बात। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज अहम दिन। संसद में पेश होगी वक्फ बिल पर जेवीसी की रिपोर्ट। दोनों सदनों में पेश होगी रिपोर्ट। इंजीनियर रशीद आज दूसरी बार संसद सत्र में होंगे शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी। गृहमंत्री अमित शाह के साथ कठुआ और सोपोर की घटनाओं पर चर्चा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने और आगामी बजट सत्र पर भी चर्चा। श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की गई। आज जम्मू में होगी सुरक्षा बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई है। कितनी भी बातचीत की कोशिश की जाए, कितने भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए, लेकिन पाकिस्तान सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। हर कोशिश को मिट्टी पलीत कर देता है और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है। हालांकि भारत हर बार मुंहतोड़ जवाब जरूर देता है अगर पाकिस्तान की कायराना हरकतों की बात सामने आती है तो। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि एक बार फिर से सीज फायर वायोलेशन किया गया है पाकिस्तान की ओर से और पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। सेना के जवानों ने पाकिस्तान की इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। नाजिम अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम, पूरी खबर डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था और किस तरह के नुकसान पाकिस्तान की ओर से होने की संभावना जताई जा रही है। जी, कल जो है 3 बजे के करीब जो है पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशन किया गया और हिंदुस्तान की चौकी पर, हमारी चौकियों पर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय फौज ने भी भरपूर जवाब दिया। और सोर्सेज की माने तो इस फायरिंग के दौरान पाकिस्तान को जो है भारी नुकसान हुआ। उनके कुछ सैनिकों को भी मारे जाने की खबर है। जी नाजिम, ये बताइए कि कितने बजे का ये समय था और किस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। जी, कल कोई 3 बजे के करीब जो है पाकिस्तान की जानिब से जो हमारी फॉरवर्ड चौकियां हैं बालाकोट के तरकुंडी इलाका में, वहां उन पर फायरिंग की गई, जिसका जवाब भारतीय फौज ने भी दिया। उसके बाद जो है शाम को फिर जो एक और इंसिडेंट हुआ है जहां पे हमारा एक जवान जख्मी हुआ है। एक माइन ब्लास्ट की वजह से हमारा जवान जख्मी हुआ। इससे कबल भी आपने देखा है कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में पाकिस्तान की जानिब से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया था। कुछ क्रॉस फायरिंग की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने भी भरपूर जवाब दिया है। और पिछले 2-3-4 दिनों में काफी इंसिडेंट्स हो गए। जैसे आपने देखा है कि जो है अखनूर में भी इंसिडेंट्स हुआ है। उसके पहले जो है वो सुंदरबनी में भी एक इंसिडेंट्स हुआ है। और कुछ दिनों से जो है बॉर्डर काफी जो है गर्म में आ गया है। जी, कितने राउंड फायरिंग की जानकारी है नाजिम? जी, जो है पाकिस्तान की जानिब से कोई 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसका जो है भारतीय सेना ने भी भरपूर जवाब दिया। जी बिल्कुल नाजिम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अगला सवाल हम लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और जैसा कि नाजिम बता भी रहे थे कि 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई की है। और इस बीच आपको बताएं कि पाक सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें पाक सैनिकों के घायल होने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और इसी तरीके से आपको बताएं कि किसी भी जवान के, इधर से अगर बात करें, इंडियन फ्रंट से बात करें, तो किसी के जवान के हताहत होने या घायल होने की जानकारी नहीं है। हालांकि इस घटना ने सीमा पर जाहिर है कि नाजिम तनाव तो बढ़ा ही दिया होगा। जी बिल्कुल, इस जो है घटना के बाद क्योंकि तो पिछले काफी एक हफ्ते से जो है आपने देखा है कृष्णा घाटी सेक्टर्स में भी कुछ
जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की थी, जहां पे वो एक आर्मी की जानिब से जो माइन लगाए गए थे ताकि दरअंदाजी न की जाए, वहां पे भी माइन ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वहां पे भी लॉस हुआ और जो दरअंदाजी की कोशिश भारतीय सेना ने नाकाम बना दी। और पिछले दिनों से आप मान के चलें कि पिछले, चाहे वो पुंछ सेक्टर्स हो, चाहे वो कृष्णा घाटी सेक्टर्स हो, चाहे वो बालाकोट हो, केरी हो, पूरी बॉर्डर पे जो है काफी तनाव बढ़ गया है। जी ठीक है नाज़िम, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अखनूर सेक्टर में आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी प्लांट की गई आतंकवादियों द्वारा, और उसके बाद आईडी ब्लास्ट में भारतीय 2 जवान शहीद हुए, और उसके बाद पुंछ में हम इस तरह के सीज फायर वायोलेशन की घटना देखते हैं, तो जाहिर है एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, घुसपैठ की कोशिश हो रही है, यानी कि एलओसी का इस्तेमाल करके, सरहद का इस्तेमाल करके, चाहे अखनूर का इलाका हो, चाहे पुंछ का इलाका हो, और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि और भी जगहों से पाकिस्तान की ओर से जो प्रायोजित आतंकवाद है वो भारत में भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसे समय रहते आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जवान अपनी जान पर खेलकर नाकामयाब कर रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी कुछ देर पहले अमेरिका के वॉशिंगटन शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार उनसे मिलने वाले हैं, और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। और इसलिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में अहम है, क्योंकि ट्रंप से बातचीत के दौरान व्यापार, अवैध प्रवासी और न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, जिस तरीके से हाल ही में 104 जो इंडियंस हैं इलीगली माइग्रेट करके पहुंचे थे वहां पर, उन्हें भारत भेजा गया है। ये पहली खेप है 104 भारतीयों की जो यहां पर भेजी गई है। इसको लेकर भी संभवतः बातचीत हो सकती है। और आप ये जानते होंगे कि ये 8वीं मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली मुलाकात 2017 में हुई थी, और उसके बाद इस मुलाकात के पहले जो मुलाकात होने वाली है, इससे पहले जब अहमदाबाद आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो साबरमती आश्रम में भी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। तो देखिए, इससे पहले वो एआई एक्शन मीट की में पहुंचे थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, और इस मीट की सह अध्यक्षता भी की थी, और इस दौरान कई समझौतों पर सहमति भी बनी है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका अब पिक्चर में है, और अब देखिए क्या उत्साह, क्या जबरदस्त उत्साह अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत। होटल पहुंचने के पहले ही रास्ते में भारतीय समुदाय, इंडियन डायस्पोरा से रूबरू होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से जोरदार तरीके से उनका स्वागत वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट पर ही किया गया। लेकिन आप ये जान लीजिए कि भारतीयों ने एक तरफ जोरदार स्वागत किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की है उन्होंने। इससे 2 चीजें बहुत साफ होती हैं। एक तो भारत को लेकर, भारत की इंटेलिजेंस, भारत की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है। दूसरा, तुलसी गबार्ड को प्रायोरिटी देना। तुलसी गबार्ड जो कि इंडियन मूल के ही हैं, भारतीय मूल के ही हैं, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी से भी ऊपर एक भारतीय है। ट्रंप से भी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका पहुंचे हैं, और उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी पहुंचे हैं, और हर तरफ मोदी मोदी के नारे लगते हुए भी दिखाई दिए। और ये खुशी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उनके इस पद पर कायम होने के लिए तुलसी गबार्ड जिस तरीके से इस बड़े पद पर सुपर पावर कंट्री में तैनात हैं, उनको बधाई दी। भारत अमेरिका की दोस्ती को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा भी तुलसी गबार्ड से की है। और आप देखिए तस्वीरों में, ये कपकपाती ठंड है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। पीएम मोदी ने लोगों से हुई इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट किया, और पीएम ने कहा था कि ठंडे मौसम के बावजूद वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने मेरा बहुत ही जोरदार, बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया है। मेरा उन सभी के प्रति आभार है। देखिए पहली तस्वीर में किस तरीके से जोरदार तरीके से गर्मजोशी के साथ हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नरेंद्र मोदी, वहीं दूसरी तस्वीर में इंडियन डायस्पोरा के साथ हाथ मिलाकर मुलाकात करते हुए। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम है, 8वीं मुलाकात होगी ये, याद रहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी मुलाकात होगी, क्योंकि इससे पहले टर्म में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन के पहले, तो 7 बार मुलाकात हो चुकी है। आखिरी बार जब गुजरात आए थे डोनाल्ड ट्रंप, साबरमती आश्रम में पहुंचे थे, तब मुलाकात हुई थी। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार
बने हैं राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पहली मुलाकात है। पीएम और ट्रंप का आज मुलाकात का कार्यक्रम है और दोनों देशों के सहयोग से मजबूती को लेकर कई विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात को लेकर तो यहां तक कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की उम्मीद है। भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी का निर्माण होगा। हमारे राष्ट्र अपने लोगों को लाभ और हमारे बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। देखिए, ऐसे समय में जहां एक तरफ कई वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट खुला हुआ है, अगर उधर देखें आप तो हूती विद्रोही यमन की बात करें और अगर पैलेस्टाइन की बात करें, हमास की बात करें, तो हर तरफ जहां जंग छिड़ी हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में आपने देखा है कि इंडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और इंडिया विश्व गुरु की राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भी ये जो मीटिंग है सुपर पावर के साथ, ये बहुत अहम रहने वाली है। और इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाकी ट्राल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, काफी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। बडगांव में हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों ने लिया हिस्सा। लद्दाख में प्रथम आईटीबीपी सिंधु आइस हॉकी चैलेंज, 8 जीवंत ग्रामीण टीमों को मंच प्रदान किया गया। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में 1 की मौत। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी, 15 फरवरी। वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहां पर पहले से मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया है। ये खबर आपने देखी, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी बता दें कि संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई है जेपीसी रिपोर्ट। देश भर की विवादास्पद वक्फ संपत्तियों के मामले का ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट में विधेयक के कई पहलुओं पर विचार और सबूत पेश किए गए। रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस बैठक में कठुआ और सोपोर मामले पर चर्चा हुई है। साथ ही राज्य के दर्जे की बहाली और आगामी बजट सत्र को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उमर अब्दुल्ला ने दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर जोर दिया गया। बहुत सी मुद्दों पर बात हुई, जो हाल ही में सोपोर में हुआ उसके बारे में बात हुई, जो कठुआ में हुआ उसके हवाले से बात हुई कि इन दोनों इंसिडेंट्स का ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी उसके लिए जो है कसूरवार को फिर सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो वो मुद्दा रहा। जाहिर सी बात है स्टेटहुड की बात हुई। 3 तारीख से बजट का सेशन लगना है। हम फिलहाल तो एक यूटी हैं, मरकज़ का रोल रहता है जम्मू कश्मीर में। बजट के हवाले से बात हुई। काफ़ी सारे इश्यूज थे जिनके बारे में होम मिनिस्टर साहब से मेरी बात रही। और कठिन मौसम और तापमान के माइनस में गिरने के बावजूद भारतीय सेना की 4 आरआर यूनिट के जवान बर्फीले इलाकों में गश्त कर रहे हैं। उनका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भद्रवाह समेत डोडा जिले में पहली कई आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन सेना की सतर्क मौजूदगी ऐसी गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सेना का यह अभियान लगातार जारी है। बात करें तो यहाँ पे भी लगातार चाहे वो प्लेन्स हो या स्नोबाउंड एरियाज हो, उनमें जो है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। आज वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम डोडा के एक पहाड़ी दूर दराज क्षेत्र में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे जो है वो सेना का लगातार जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मिलिटेंट्स है उनको निस्तो नाबूद किया जाए, इस के लिए जो है वो लगातार जो है वो सेना जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी के जवान है किस वक्त कितनी बर्फबारी जो है वो इस एरिया में है और ज्यादातर टेम्परेचर जो है इन एरियाज में माइनस रहता है। इस कड़ाके की ठंड में भी जो है वो लगातार सेना
जो है वो मिलिटेंसी को नष्ट करने के लिए लगातार जो है वो ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए डोडा से मैं साहिर हुसैन। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक एहसन परदेसी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में शराब पर बैन लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। वहीं PDP नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शराब का बढ़ता उपयोग समाज के लिए गंभीर खतरा बन गया है। और इसके अलावा PDP विधायक मीर मोहम्मद फयाज ने भी विधानसभा में निजी विधेयक पेश कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बजट सेशन जो होने वाला है उसमें आप जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के हवाले से एक प्राइवेट बिल ला रहे हैं, इसके मुद्दे थोड़ी सी जानना। शुक्रिया याया साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी जो हमारा बजट सेशन 3 मार्च को शुरू होने वाला है, तो उसका जो हमें एक तो क्वेश्चंस और जो बिल्स हमें डालने थे, उसका लास्ट डेट जो था वो 10 फेब था। तो उसमें मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल शराब नोशी जो हमारे स्टेट में उस पे पाबंदी के लिए लाई है, और मैं चाहूँगा कि इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रख के हम सब मिलकर इस बिल को इकट्ठा होकर पास करें। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें केवल किसी के आतंकवादी रिश्तेदार होने के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं करने की बात कही गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पासपोर्ट दफ्तरों में ऐसे कई मामले लंबित हैं जो कि CID की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए सभी परीक्षा पास करने के बावजूद कई उम्मीदवारों को केवल उनके पारिवारिक संबंधों के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है। जब उमर अब्दुल्ला साहब पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे, तब हमारे हाथ में होम और लॉ एंड ऑर्डर भी था। उन दिनों भी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से हिदायत था कि अगर कोई इंडिविजुअल के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है या कोई FIR नहीं है या कोई अनटुवर्ड्स कोई FIR नहीं है, तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, उसका पासपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। और जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, उस पर मुझे नहीं लगता है ये एक बहुत ही अनयूजुअल और अनफॉर्चुनेट था कि किसी का रिश्तेदार किसी में मुलविस हो, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र करे। आज जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 2019 के बाद हैं या उससे पहले हैं, जो केसेस पड़े हुए हैं और इसलिए उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई उनका रिश्तेदार किसी भी चीज़ में मुलविस है। ये एक वेलकम स्टेप है और हमारी तरफ से हमेशा हम ये एडवोकेट और वोटरी रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपने डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे और ना वो चाहते हैं कि कोई भी उनके डोमेन में आ जाए। हुकूमत, हमारे पास कार्ड आउट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और होम है वो LG साहब संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाहर जो भी है वो यहाँ की चुनिंदा सरकार के अंडर है। जब हम उनके उसमें नहीं जाते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी नहीं आए। आज की भी मीटिंग उसी में थी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सरप्राइज है। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनसे मिले, जो हमारी बात होती है, जो हमारे यहाँ इश्यूज है, चाहे वो कठुआ है, बारामुल्ला है या जो भी ऐसे कोई इश्यूज है, वो रेज करना हाईएस्ट लेवल पे, वो हमारा काम है, वो हमने किया। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं और वो करते आए हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बजट सेशन चल रहा है उसी में स्टेटहुड का रेस्टोरेशन हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले की सराहना की है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्यों की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लोन ने इस फैसले को हजारों पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण बताया और कहा कि उनकी पार्टी ने भी पुलिस वेरिफिकेशन के दुरुपयोग के खिलाफ एक याचिका दायर की है जिस पर जल्द ही आदेश आने की उम्मीद है। सीनियर बीजेपी नेता फयाज अहमद कारी ने करगिल काउंसिल और प्रशासन पर द्रास क्षेत्र के साथ विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से गलत जानकारी देने और गलत रिपोर्ट पेश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। या इन लोगों को या इन जो हमारे वहाँ जो खिलाड़ी हैं, जो शौकीन हैं इसके, अगर कहीं करगिल से द्रास आते आते इनकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इसका जवाब कौन देगा। और इन्होंने एक हिसाब से ये लिख कर दे दिया है, हमें पूरा रिपोर्टिंग मिला है कि भाई द्रास में जो है सीकिंग नहीं हो सकती, जबकि द्रास जो है सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है। और हमारा जो मनमन है, मैं समझता हूँ
की सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है, जिसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से इस्तदा की थी, जिनके पास एक प्रोजेक्ट भेजा था जो 500 करोड़ का था। और पहलगाम में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एडीसी, एसडीएम पहलगाम और बीडीओ पहलगाम की अगुवाई में अवैध निर्माण को गिराने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर मौजूद रहीं। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रीन जोन में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर लंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कोलगांव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वेतन और भत्तों में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरा करने की अपील की। मीटिंग का मकसद और मुद्दा ये था कि एक तो आपस में हमने तबादुल ख्याल किया और दूसरी बात यह है कि हमने अपने साथियों के मसले मसाइल सुने। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो ऑनरेरियम है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपया को बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये स्टेशनरी अलाउंस हमें दिया जाए, क्योंकि हम स्टेशनरी का खर्चा अपनी जेब से खर्च करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी चिंताओं और उम्मीदों को जाहिर किया है। बच्चों के कल्याण में अहम भूमिका निभाने वाली इन महिलाओं ने सरकार से अपने वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग की। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से अपील की है कि वे उनके मुद्दों को सदन में उठाएं और उचित समाधान निकालें। जो भी काम ग्राउंड जीरो पे होता है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ही कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार, चाहे वो JNK की सरकार हो या हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो, कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। गवर्नर सर ने हमसे उस समय ये कहा था कि हम अगर अदर बढ़ा नहीं सकते, कम से कम एश्योर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्म की बात है, ना अदर बढ़ा हमारा, ना एश्योर बढ़ा। और साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी देरी ना मांग थी कि हमें वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से हमारा हर कोई प्रोग्राम फेल हो रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो कहीं पे भी दिखाया नहीं जा रहा है। सामने आकर तो हर कोई यही कहता है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर यही सब काम करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। कर्रा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने हमारी राज्य हमारा हक के नारे के साथ 15 दिन का जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जो आज से उधमपुर से शुरू होगा। कर्रा ने दोहरी सत्ता प्रणाली को जनता के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और सियासी तनाज़ा उठ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज टारगेट किया है बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, एक बार फिर उनको सिक्योरिटी मीटिंग से दूर रखा गया। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है? मेरे साथ हैं तारिक हमीद कर्रा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ही थे, लेकिन सिक्योरिटी मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में दोबारा उनको ना बुलाना क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपको क्या लगता है कि ये एक और एक तरह से ह्यूमिलिएशन ही है? देखिए, ये तो पहले भी जब दिल्ली में हुआ था उस वक़्त भी मैंने उस पर अपनी राय दी थी। आई विल रीटरेट दैट ओपिनियन जो हमारी है इस बारे में, कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड ऑफ द पॉपुलर मैंडेट। एक साइड से हमारे इलेक्टेड वज़ीर आला हैं रियासत में, और दूसरी साइड से सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो ये टोटल डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड है। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में उस पर पूरा बैठता नहीं है। और अगर यही सिस्टम रहा तो फिर तो यहाँ पे एनार्की होगी। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ टोटल डिसरिगार्ड टू द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फील हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो इज्जत, वो मुकाम, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है जिसके आप हक हैं नेशनल, क्योंकि आपने उनके साथ अलायंस में बिल्कुल इज्जत भी है और वो मुकाम भी है, लेकिन जहाँ तक सियासी मजबूरी, जहाँ तक उनकी तरफ से सियासी, जहाँ तक उनकी आपस की बातचीत जो है, इसका जवाब वही देंगे।
नहीं, आपको लगता है सियासत, क्योंकि आप बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, आपको लगता है कि सियासत की जो मजबूरियां हैं वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ी हैं कि अगर वो सेंटर को नाराज़ करते हैं, उनके साथ दूरियां बढ़ाते हैं, तो हो सकता है उनकी जो टारगेट है वो पूरा ना हो, जैसे वो पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आप इसको डिकोड करिए। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तारिक हमीद कर रहा इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये एक चीज़ तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो डिमांड है वो उनका हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और उसको हासिल करने के लिए वो कल से मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।